सावरी पार्ट 4। अपने नाम और जिसमें भी आपका टैलेंट है वो बता दे। मैं लिस्ट बना रहा हूँ, आगे हम डिसाइड करके बताएंगे किसको क्या करना है। मेरा मन तो नहीं था, पर सर के कहने से मुझे भाग लेना ही था। जब साहिल सर लिस्ट बना रहे थे तो सभी अपने नाम लिखवा रहे थे। किसी ने डांस, किसी ने गाने, किसी ने प्ले और भी बहुत कुछ। जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या बोलूं? उन्होंने दोबारा पूछा, अपना टैलेंट बताए। इतने में तरुण बोल पड़ा, सर इनमें एक बहुत अच्छा टैलेंट है, ये रोशनी में भी अंधेरा कर देती हैं। आखिर वो कैसे मौका छोड़ सकता था मेरा मजाक बनाने का। सब हंस रहे थे। आंसू जिन्हें मैंने दबा रखा था गालों पर आ गए थे। इन सब में साहिल सर बहुत गंभीर बन तरुण को घूर रहे थे। बहुत तेज आवाज में, शट क्लास, आई से शट। पूरी क्लास एकदम से शांत हो गई, इतनी शांत कि मेरी सिसकियां भी बहुत तेज सुनाई दे रही थी। सेम ऑन यू, शर्म करो, कॉलेज में पढ़ते हुए भी ऐसी हरकत। बोलते हुए सर ने अपना रुमाल मेरे आगे बढ़ाया। मैं रुमाल लेके आंसू साफ कर मुंह नीचे कर खड़ी रही। तरुण, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं वार्निंग दे रहा हूँ। तरुण ने हाँ में बस गर्दन हिला दी। कल बात करेंगे अब प्रोग्राम के बारे में। मुझे थोड़ी खुशी थी, कोई तो बोला मेरे तरफ से इस तरुण को। कॉलेज ऑफ होने पर मैं घर पहुंची तो देखा सोफे पर कुछ मेहमान बैठे हैं। माँ ने मुझे देखा, मेरी तरफ इशारा करते हुए बोली, ये मेरी छोटी बेटी है सावरी। मैंने नमस्ते किया। पिताजी भी वहीं बैठे थे। वो मेरे से बोले, जाओ पीहू को ले आओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं कमरे में गई तो देखा दीदी साड़ी पहनकर तैयार बैठी। मैंने दीदी से पूछा, ये सब क्या है दीदी? दीदी ने बोला, लड़के वाले हैं शादी के लिए मुझे देखने। क्या पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं? दीदी बहुत उदास थी। पिताजी ने आवाज़ लगाई, सावरी पीहू को जल्दी ले आओ। मैं दीदी को बाहर ले आई। लड़के की माँ ने दीदी को अपने पास बिठा लिया। वो बोली, आपकी छोटी बेटी को देख मैंने सोचा बड़ी भी ऐसे ही सांवली होगी, पर ये तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। जैसे ही इनके फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म होगी फिर दोनों की शादी कर देंगे। हमें इतनी सुंदर बहू नहीं मिलेगी। अभी कोई शुभ मुहूर्त देख मंगनी कर देते हैं। माँ ने बोला, जी आपका बेटा भी एक बार मिल लेता तो सही होता। उस समय बस उनके पिताजी और उनके बड़े भाई और माँ आए थे। उन्होंने बोला, जी क्यों नहीं, जल्द ही मिलवा देंगे। जब आप बोले तभी हम अपने बेटे को लेके आ जाएंगे। हमारा बेटा भी तो बहुत स्मार्ट है। आपकी लड़की के तो भाग खुल जाएंगे मेरे बेटे से शादी करके। पिताजी बड़ी खुशी से हाँ हाँ कर रहे थे। माँ से बोले, सबका मुंह मीठा करवाओ। माँ ने सबका मुंह मीठा करवाया। सबके जाने के बाद दीदी अपने कमरे में चली गई। मेरे मन में भी बहुत से सवाल थे, इसलिए मैं भी दीदी के पास तुरंत गई और पूछने लगी, ये सब क्या है? दीदी कुछ बोले बिना अपनी चूड़ियाँ, हार सब निकाल रही थी। मैं फिर बोली, आपकी जॉब का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं जॉब नहीं कर पाऊंगी और अपने ससुराल में सिमट के ही रह जाऊंगी। दीदी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। मैंने फिर बोला, दीदी जब आप अभी शादी नहीं करना चाहती तो पिताजी से मना क्यों नहीं किया? दीदी बोली, पिताजी अपनी मर्जी की ही करेंगे। जब माँ उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती तो मैं कैसे कुछ कहूँ? चल छोड़, ये जब देखा जाएगा, जो सामने आएगा। तू बता, आज कॉलेज में कैसा रहा दिन? दीदी ने बात बदलते हुए बोली, मैंने बताया बहुत अच्छा रहा। अध्यापक दिवस पर कॉलेज में प्रोग्राम है, सर ने मुझे भी भाग लेने को बोला है। मैंने दीदी से और कुछ नहीं बताया। मैं दीदी को और टेंशन देना नहीं चाहती थी। अगले दिन पिताजी बोले, आज वो लड़का और उसकी माँ आएंगे। सब अच्छे से ध्यान रखना, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ना ही कोई शिकायत मिलनी चाहिए। मुझे भी देखना था उस लड़की को तो मैं कॉलेज नहीं गई। वो लड़का अमित और उसकी माँ आए। दीदी ने आज सूट पहन रखा था। उन्होंने बोला, आज साड़ी नहीं पहनी? चलो कोई बात नहीं। मैं माँ के साथ उनके लिए नाश्ता लगाने लगी। सब साथ बैठे थे। फिर अमित की माँ ने बोला, ये दोनों अकेले में भी बात कर ले तो सही रहेगा। फिर दीदी को पिताजी ने बोला, जाओ पीहू अमित को घर दिखाओ। मैं दीदी के साथ थी। मैंने उनसे बोला, दीदी जॉब करना चाहती हैं। वो लड़का बोला, मैंने बहुत सी लड़कियां रिजेक्ट की है
और मुझे लड़कियों का जॉब करना बिल्कुल पसंद नहीं, न ही मैं चाहता हूँ। बस वो मेरी माँ और पिताजी की सेवा करे। ये सुन मुझे दीदी की और भी चिंता होने लगी। हम लोग वापस सबके पास आ गए तो अमित से उसकी माँ ने पूछा, तुम्हें पसंद है? अमित ने हाँ बोल दिया। तब उसकी माँ ने अपने पारिवारिक पंडित जी को बुला मंगने के समय ठीक 6 दिन बाद का रखा। सब वहाँ एक दूसरे का मुंह मीठा करवा रहे थे। मैं और दीदी हम दोनों उदास थे। पिताजी ने बोला, इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी सब? तब अमित की माँ ने बोला, बस कुछ खास लोगों को ही बुलाकर मंगनी के रस्म कर लेंगे। सबके जाने के बाद दीदी अपने कमरे में बैठी रो रही थी। मैंने दीदी को इतना टूटा हुआ कभी नहीं देखा था। मैंने दीदी को गले लगा लिया। माँ आई, उनकी भी आंखों में आंसू थे। वो दीदी के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, मुझे माफ़ कर देना मेरे बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकी तेरे लिए। दीदी ने बोला, नहीं माँ, ऐसा मत बोलो, मैं समझती हूँ। अगले दिन मैं कॉलेज गई तो सीनियर सर दीपक और साहिल सर ने सबको बुलाया और कौन क्या करने वाला है प्रोग्राम में फाइनल किया। मुझे सबसे शुरू का गुरु वंदना और एक बैकग्राउंड पीपीटी बनाने को दिया गया। ऐसे ही तरुण और कुछ लड़कों को ग्रुप डांस था। नेहा भी अपनी सहेली के साथ डांस था। साहिल सर मुझे साहस देते थे, सावरी तुम बहुत अच्छा करोगी, और बहुत अच्छे से बात करते थे। साहिल सर के मौजूद रहने के कारण तरुण को कोई मौका नहीं मिलता था मुझे परेशान करने का। ऐसे ही दिन बीते। दीदी की सगाई का दिन आया। मैं भी माँ के साथ तैयारी में लगी थी। अमित के घर वाले आए। मैं उनके स्वागत के ले गई तो देखा, मैं चौंक गई। साहिल सर भी थे। मैं उनसे पूछी, आप सर यहाँ? उन्होंने बताया, अमित का दोस्त हूँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ, इसी बहाने आप हमारे घर आ गए सर। उनके साथ अमित की माँ, पिताजी, ताऊ थे। इनके साथ ही सगाई की रस्म एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर पूरी हुई। दीदी और अमित ने सबके पैर छुए आशीर्वाद लिए। मैंने दीदी को साहिल सर से मिलवाया। दीदी ने बोला, सावरी आपकी बहुत तारीफ करती है। साहिल सर ने बोला, तारीफ के काबिल तो सावरी है, सभी प्रोफेसर इनकी तारीफ करते हैं। मुझे कुछ बताना भी था, इतने में अमित आ जाते हैं और बोलते हैं, क्या बात कर रहा है अपनी भाभी से? कुछ नहीं, भाभी बहुत अच्छी है। सब लोग अब जाने लगे। पिताजी ने सबको बहुत अच्छे गिफ्ट से विदा किया। अगले दिन कॉलेज गई तो भी प्रोग्राम की तैयारी चल रही थी। तरुण जब भी देखता साहिल सर नहीं परेशान करने आ जाता। बोलता, क्या बात है जसमीत, आज कल तुम्हारे गंगा जमुना बहना कैसे बंद हो गए? ओह हाँ, तुम्हारे तो आजकल हमदर्द बन गए साहिल। मुझे बहुत तेज गुस्सा आया साहिल सर के बारे में ऐसा सुन के। मैं बोली, तुम जैसा इंसान इतनी गिरी हुई बात कर सकता है? मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुनना। इतना बोल मैं जाने लगी। उसने फिर मेरा रास्ता रोका और बोला, तुमने अभी तरुण को जाना ही कहाँ है? एक बार जो मेरे से पंगा ले लेता है उसे बहुत पछताना पड़ता है। इतने में आवाज़ आती है, क्या हो रहा है? साहिल सर की आवाज़ थी। तरुण बोला, सर मैं प्रोग्राम के बारे में पूछ रहा था। रोज की तैयारी के बाद वो दिन भी आ गया, अध्यापक दिवस। प्रोग्राम दोपहर के 2 बजे से शुरू हुआ। मैंने गुरु वंदना से शुरू किया। सब तालियां बजा रहे थे। फिर बहुत से गेम वे ऐसे ही सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। सब अब खाने में लगे हुए थे। सब हमारे डिपार्टमेंट की तारीफ कर रहे थे। तरुण मेरे पास आया। उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक थी और बोलने लगा, क्या बात है, तुम तो गाती भी बहुत अच्छा हो। इतना बोल एक धक्का सा लगाते हुए कोल्ड ड्रिंक मेरे कपड़ों पर गिरा दिया और पीछे मुड़कर मुस्कुराने लगा। मैं जल्दी से वॉशरूम गई और कपड़े साफ करने लगी। इतने में ऐसा लगा कोई आया और वॉशरूम का दरवाज़ा बंद किया। मैंने चेक किया, सच में किसी ने मुझे अंदर ही बंद कर दिया। मैं समझ गई थी ये तरुण ही होगा। मैं चिल्ला रही थी, खोलो तरुण। तरुण ने हमें बंद करके वापस कॉलेज हॉल जहां प्रोग्राम चल रहा था आ गया। तरुण के दोस्त तरुण के पास आए और बोले, चल यार अपनी पार्टी करते हैं। तरुण ने पूछा, कौन सी पार्टी? उसने बियर की बोतल दिखाया। तरुण के मुंह पर खुशी छा गई। फिर अलग खाली क्लास में पीना शुरू कर दी। तरुण भूल गया कि उसने मुझे बंद कर रखा है। मैं बहुत रो रही थी, बहुत चिल्ला रही थी, पर प्रोग्राम में चल रहे तेज गाने से किसी को कुछ नहीं सुनाई दिया। तरुण के दोस्त ने कहा,
अब कॉलेज से निकलते हैं यार, किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। कॉलेज का ये प्रोग्राम शुक्रवार को था। अगले दिन कॉलेज की छुट्टी थी, जैसे कि हर कॉलेज में होता है। अगर कोई प्रोग्राम या कार्यक्रम हो तो अगले दिन छुट्टी होती है। शनिवार की छुट्टी थी, फिर रविवार था, ऐसे ही 2 दिन कॉलेज की छुट्टी थी। सब कॉलेज चले गए, मुझे बहुत घुटन सी हो रही थी। कोई नहीं सुन रहा था। तरुण भी अपने घर 8 बजे पहुंच गया और नशे के कारण सो गया। 4 घंटे हो गए थे, अब तक उसमें मुझे चक्कर भी आ रहे थे। जब रात 10 बजे मैं घर नहीं पहुंची तो दीदी ने नेहा से पूछा। नेहा बोली, दी मैं तो 7 बजे ही घर आ गई। सावरी मिली नहीं तो मुझे लगा वो घर आ गई होगी। कभी कभी वो बिना बताए भी घर आ जाती है। मेरे घर में सब परेशान थे और जब बात पिताजी को पता लगी तो वो माँ पर गुस्सा होने लगे। तुमने इन्हें सर पर चढ़ा रखा है। दीदी ने सब जगह पता करा, मेरा कुछ पता नहीं था। तब दीदी ने पिताजी से पुलिस की मदद लेने को बोली। पिताजी ने मना कर दिया, नहीं, इसे तुम्हारी रिश्ते पर बुरा असर होगा और ये बात अमित के घर वालों को पता ना चले, ध्यान रखना, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। दीदी को बहुत गुस्सा आया। वो चिल्लाते हुए बोली, ये रिश्ता जरूरी है आपकी बेटी के लिए, आपकी बेटी नहीं। पिताजी, वो जरूर किसी मुसीबत में होगी। पिताजी ने बोला, ठीक है, चलते हैं। पुलिस स्टेशन गए और उन्होंने बोला 24 घंटे के बाद तलाश होगी। आजकल के बच्चे, होगा कोई बॉयफ्रेंड का चक्कर। पिताजी ने बहुत गुस्से में बोले, तमीज से बोलो, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। उन लोगों ने बोला, तू गरम क्यों हो रहा है, जा घर सुबह देखते हैं। पिताजी ने सारी बात घर आके दीदी और माँ को बताई और बोले, अभी जो करना है खुद से करो। माँ का रो रो के बुरा हाल था। दीदी को तब अंकुश का ध्यान आया। उन्होंने उन्हें फोन कर रोते हुए सारी बात बताई और मदद मांगी। अंकुश बोले, प्लीज पीहू, रोना बंद करो, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। दीदी ने बोला, पिताजी गए थे और वहाँ हुई सारी बात बताई। साथ ही दीदी ने अपने रिश्ते की बात बताई। अंकुश चौंक गए। अंकुश ने कहा, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। उसने सबसे पहले पुलिस स्टेशन फोन किया। अंकुश के एक कॉल से ही उनमें उनकी जिम्मेदारी जाग गई। अंकुश पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हुआ और घर से निकलते हुए तरुण को देखने उसके कमरे में गया। उन्होंने प्यार से तरुण के सर पर हाथ फेरा। तरुण की आंख खुल गई। वो बोला, क्या हुआ भैया, रात के 3:30 बजे कहाँ जा रहे हो? अंकुश ने सारी बात बताई। तरुण को एक झटका सा लगा। वो उठकर बैठ गया, सर पर हाथ रख कर बोला, ओ गॉड सॉरी। अंकुश ने फिर पूछा, तुम्हें कुछ पता है? तरुण एकदम से उठा, बोला, भैया जल्दी चलो, कहाँ चलना है? क्या हुआ? अंकुश ने बोला। तरुण बोला, चलो रास्ते में बता दूंगा। दोनों कार में बैठे थे। तरुण बोला, भैया मुझे माफ कर देना, गलती हो गई, और सारी बात बताई। अंकुश बहुत गुस्सा हुआ। वो कॉलेज पहुंचे पर गेट बंद था। तरुण बिना कुछ सोचे गेट के ऊपर से कूद गया, जिसे गेट पे लगी किले से पैर में चोट लग गई। इन सब की परवाह न करते हुए वो सीधे गया और वॉशरूम का दरवाजा खोला। मुझे देख वो चिल्ला पड़ा, सांवरी। मैं बेहोश थी और हाथ में भी चोट लगी थी। तरुण ने अपना रुमाल मेरे हाथ में बांधा। तरुण ने हमें गोद में उठाकर वॉशरूम से बाहर ले आया और हमें होश में लाने की कोशिश करने लगा। अंकुश जब तक गेट खुलवा के अंदर आ गए और एम्बुलेंस को फोन किया। अब दीदी को बताया। फिर कॉलेज के प्रिंसिपल, अंकुश, पीहू और पुलिस वहां आ गए। एम्बुलेंस भी पहुंच गई। दीदी बहुत रो रही थी। मुझे हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां डॉक्टर ने बोला, मैं सदमे के कारण बेहोश हूँ, थोड़ा समय लगेगा। मुझे अभी भी होश नहीं आया था। तरुण के पैर में चोट से खून निकल रहा था। अंकुश ने डॉक्टर से उसकी पट्टी और दवाई दिलाई। दीदी ने पिताजी को सीधे अस्पताल में ही बुलाया। वो माँ को लेके आ गए। सुबह के 5 बज गए थे। माँ मुझे देख के बहुत रो रही थी। जब उन्हें पता चला ये सब तरुण ने किया तो वो तरुण को गुस्से में बोलने लगी, क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने तुम्हारा? कोई ऐसी भी मजाक करता है? देखो तुम्हारी वजह से उसकी क्या हालत हो गई है। तरुण मुंह नीचे कर पछतावे से कुछ नहीं बोल रहा था। सबकी डांट चुपचाप सुन रहा था। अंकुश हाथ जोड़ के मेरे परिवार वालों से माफ़ी मांग रहे थे। वो बोले, मैं तरुण की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। मेरे भाई ने बहुत गलत किया, हो सके तो इसे माफ़ कर देना। तरुण को इस बार बहुत धक्का लगा था। उसके कारण उसके बड़े भाई को शर्मिंदा होना पड़ा।
तरुण भी उसी अस्पताल में बैठा था। उसने जब अपना मोबाइल देखा तो नेहा के 8 मिस कॉल थे। उसने उसी समय कॉल की। नेहा ने पहले तो फ़ोन नहीं उठाया, फिर दोबारा करने पर उठाया और नींद में बोली, क्या हुआ तरुण, इतनी सुबह सुबह? वो बोला, तुम्हारी 8 मिस कॉल है। नेहा को तब झटका सा लगा। वो बोली, अरे हाँ हाँ, वो सावरी की बहन मेरे से सावरी के बारे में पूछ रही थी। पता है वो मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ है। तरुण ने फिर नेहा को बताया वो मिल गई है और अस्पताल में है। वो बेहोश हो गई थी। इतने में अंकुश की आवाज़ आती है, तरुण इंस्पेक्टर तुम्हें बुला रहे हैं, चलो बात करनी है। तरुण नेहा से बोला, बाद में बात करते हैं। इंस्पेक्टर ने अंकुश से बोला, सावरी का स्टेटमेंट लेना है, जब वो होश में आ जाए फिर देखते हैं क्या करना है। तरुण बहुत ज़्यादा घबरा गया था। इस बार गलती ही इतनी बड़ी करी थी उसने। कहते हैं ऐसी बातें बहुत तेज़ी से फैलती है। नेहा ने अपनी सहेली को बता दिया कि सावरी रात में मिली, वो भी बेहोशी की हालत में। ऐसे ही उड़ते उड़ते ये खबर साहिल और फिर अमित तक पहुंच गई। अमित की माँ को जैसे ही ये सब पता चला वो अमित को ले सीधे उसी अस्पताल पहुंच गई। वो अस्पताल में सीधे मेरे पिताजी के पास पहुंची। क्या बात है शर्मा जी, आपने इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे, इतना सब हो गया कुछ भी पता नहीं चलने दिया हमें। अमित बोला, लड़कियों को घर में ही रखना चाहिए। लो अब हो गई मुसीबत। मेरा परिवार वैसे भी बहुत दुखी था, उन पर इन लोगों की जहरीली बातें। पिताजी बोले, ऐसा कुछ नहीं है, वो कॉलेज की वॉशरूम में। इतने में ही अमित की माँ बीच में ही बात काटते हुए बोली, बस बस ये गंदगी मुझे नहीं सुनना। मेरे परिवार को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये इन सबको गंदगी का नाम क्यों दे रहे हैं। अमित की माँ ने फिर बोला, मैंने जब सुना सावरी घर से गायब थी और रात में बेहोशी की हालत में मिली, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, इसीलिए खुद चली आई देखने। मेरे पिताजी, माँ, दीदी सब उनकी बातें सुने जा रहे थे। उन्हें ना तो कुछ सुनना था और ना ही किसी और को बोलने का मौका दे रहे थे। तरुण, अंकुश और प्रिंसिपल सर अस्पताल के बाहर इंस्पेक्टर से बात कर रहे थे। अमित की माँ का बोलना चालू था। अमित भी अपनी माँ के पक्ष में था। पिताजी दोबारा बोले, समधन जी पूरी बात तो सुनिए, आपको गलतफहमी हुई है, अधूरी बात पता है। वो दोबारा तेज आवाज़ में बोली, मत बोलिए समधन मुझे, अब कोई रिश्ता नहीं रखना मुझे आपके परिवार से। अरे मैंने क्या गलत सुना? क्या आपकी बेटी घर से गायब नहीं थी? क्या वो रात में बेहोशी की हालत में नहीं मिली? बताएं, आपने क्या सोचा? आप बताएंगे नहीं तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। न जाने किसके साथ मुंह काला करा के आई है आपकी बेटी। इतना सुन माँ और पिताजी रोने लगे। दीदी का अब सब्र का बांध टूट गया। दीदी गुस्से में बोली, चुप रहिए, अब एक शब्द भी मैं अपनी बहन के खिलाफ नहीं सुनूंगी। आपसे रिश्ते की सोचना हमारी भूल थी। रिश्ता तो वो होता है जो मुसीबत में साथ दे, आपकी तरह नहीं जहर उगलने लगे। आप जैसे गिरे हुए लोगों से रिश्ता रखना भी कौन चाहता है। मेरी बहन को कॉलेज में उसकी साथ की सहेली ने मजाक में वॉशरूम में बंद करके भूल गई, इसीलिए उसकी ये हालत हुई। और आप लोग ऐसे में साथ देने की बजाय इतने गंदे इल्ज़ाम लगा रही थी। अमित भड़क पड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसी आवाज़ में बात करने की? दीदी गुस्से में बोली, आंखों में पट्टी बांध रखी है, सही क्या है गलत क्या है दिखाई नहीं देता आपको? दीदी ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल अमित के हाथ में देते हुए बोली, अरे आप क्या मुझसे रिश्ता तोड़ेंगे? हम खुद से ये रिश्ता नहीं रखते हैं, हमें नहीं रखना आप जैसों से कोई भी रिश्ता। अमित गुस्से में बोला, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें ये सब, मैं भी देखता हूँ कौन करता है तुमसे शादी। दोनों माँ बेटे जाने लगे। दीदी ने फिर आवाज़ लगाई, अमित। अमित पीछे मुड़ा और बोला, अब माफ़ी वाफ़ी मत मांगना, अब कुछ नहीं हो सकता। दीदी ने उसका हाथ पकड़ा और पहनाई हुई अंगूठी निकाली और बोली, ये उसके लिए है जो इंसान हो और इसके काबिल हो। अमित और उसकी माँ मुंह बनाते हुए चले गए। अंकुश, तरुण भी अस्पताल के अंदर ही आ रहे थे। माँ बोल रही थी, न जाने किसकी नज़र लग गई मेरे घर को। पिताजी भी सर पे हाथ रखे बोल रहे थे, जिस लड़की की सगाई टूट गई है उसे शादी कौन करेगा? मैं ये सब कैसे संभालूंगा? दीदी बोली, पिताजी सब ठीक हो जाएगा, बुरा समय है बीत जाएगा। ये सब तरुण और अंकुश सुन रहे थे। तरुण बोला, भैया मैं अभी आता हूँ। अंकुश पिताजी के पास गए और बोले, पर आप परेशान मत हो, ये पीहू के लिए रिश्ता चल के आएंगे, वो है ही इतनी सुंदर और गुणवान।
पीहू अपनी पढ़ाई करके आगे बढ़ेगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी, रिश्ते खुद चल के आएंगे। बस आप अपनी बेटियों को सफल बनाएं। तरुण थोड़ी देर में सबके लिए चाय ले आया। अंकुश के कहने से सबने चाय ले ली। दीदी बोली, आप दोनों भी घर चले जाएं, पूरी रात मेरी वजह से परेशान थे, आपको ऑफिस भी जाना है। अंकुश ने भी कहा, आज बहुत ज़रूरी मीटिंग भी है। तरुण यहीं रहेगा, आपको कुछ भी ज़रूरत हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तरुण अस्पताल में रखे कृष्णा भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े प्रार्थना कर रहा था। आपने मेरे माँ पिताजी को अपने पास बुला लिया। मैंने कभी शिकायत नहीं की, न ही कुछ मांगा, पर सावरी को जल्दी ठीक कर दो भगवान, नहीं तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। दीदी ने डॉक्टर से पूछा, सावरी को कब तक होश आएगा? उन्होंने बोला, अभी 3-4 घंटे और लगेंगे। सुबह के 7 बज गए थे तब दीदी ने बोला, माँ पिताजी आप दोनों घर चले जाएं, मैं यहीं हूँ, आप सावरी के कपड़े और कुछ खाने के लिए भी ले आना। वो लोग चले गए। दीदी मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़ रोने लगी। अरुण भी अंदर आया और बोला, पीहू दीदी मुझे माफ़ कर दो। दीदी बोली, अपने भाई से कुछ सीखो। दोस्तों, आगे की कहानी हम पार्ट 5 में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।